हे फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर में। मैं धर्मेंद्र सिंह तोमर आपके लिए लेके आया हूँ आज बहुत ही उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, चार्ट देख रहे होंगे, देखें आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे कि प्रोनाउन, पर्सन, केस, एडजेक्टिव, 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। फ्रेंड्स, इन सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो वैसे लाऊंगा अलग, लेकिन इस चार्ट के माध्यम से इनकी कंसेप्ट और इनके बारे में भी बताऊंगा और इन समस्याओं का समाधान भी आप कर सकते हैं। इनसे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनका भी आप समाधान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आपको एक सलाह है, वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छी तरीके से सुने, समझने का प्रयास करें और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आप वीडियो को पॉज करें और इस चार्ट को जरूर नोट करें, बहुत उपयोगी चार्ट है, देखें ध्यान से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पॉज कर करके देखें और चार्ट को नोट करते जाएं। देखें फ्रेंड्स, आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे प्रोनाउन, क्योंकि यह जो चार्ट है वो वास्तव में पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है। इसमें आप 4 प्रकार के प्रोनाउन भी सीखेंगे। पर्सन, अंग्रेजी भाषा में पर्सन के कितने प्रकार होते हैं ये चीज़ भी आप यहाँ से सीख पाएंगे। केस भी जान पाएंगे, कारक और कुछ एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव भी आप समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, आइए चार्ट की तरफ ध्यान से देखते हैं। आप देख पाएंगे कि सबसे पहले सबसे ऊपर आप देखें पर्सन, इसका मतलब है इस चार्ट के माध्यम से हम पर्सन क्लियर करने वाले हैं। नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तीनों प्रकार के केस को भी क्लियर करने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, यानी ये प्रोनाउन के प्रकार होते हैं, इनको भी क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अगर आपने भली भांति नहीं समझा है, भली भांति नहीं सीखा है, तो आप टेंस को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, वॉइस को नहीं समझ सकते हैं, ना ही नरेशन को। मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में, आप उसको भली भांति नहीं समझ सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, अपनी अवधारणा क्लियर करने के लिए, अपनी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस चार्ट की ओर आपको ध्यान से देखना चाहिए और अपनी कॉपी पर भी नोट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा पर्सन की। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह व्यक्ति होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन वह व्यक्ति होता है जो सुनता है, थर्ड पर्सन वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि पर्सन का एक सेपरेट वीडियो केवल पर्सन के बारे में होगा, वो बताऊँगा। यहाँ मैं केवल बेसिक जानकारी बताने वाला हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन जो अंग्रेजी में होते हैं वो 2 हैं, आई और वी। आई और वी से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं वहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, ये सभी फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन यू, आप देख पा रहे होंगे यू से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वहां तक वो सभी सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन ही, इनके बाद यानी इनको अगर छोड़ दिया जाए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को अगर छोड़ दिया जाए तो बचे हुए सभी जो होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली आप समझ गए होंगे कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और इन दोनों को छोड़ दें तो बचे हुए सभी क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट आपकी क्लियर जरूर हुई होगी। फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम, आप देख पा रहे होंगे पहला लिखा है नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। केस के बारे में समझे फ्रेंड्स, जो संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं उन्हें हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जो प्रोनाउन या नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक देखें,
आई से लेके दे तक, ये जो दे लिखा है यहाँ तक आप देख पाएंगे ये सभी प्रोनाउंस हैं, और ये जो प्रोनाउंस हैं इनका प्रयोग हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे होता है, इसलिए ये सभी हैं सब्जेक्टिव केस। ये नाउन्स हैं। नेम यानी किसी पुरुष का नाम यानी मेल, एम से मतलब यहाँ है मेल। नेम फीमेल यानी किसी स्त्री लिंग का जो नाम होगा वो फीमेल। फिर इसके बाद है प्लूरल, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है अर्थात नाउन है, और कोई नॉन लिविंग थिंग है। तो ये सभी नाउन हैं और इन सभी का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। एक बार फिर से सुने, जिन संज्ञा और सर्वनाम को सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं वो सभी नॉमिनेटिव केस होते हैं। और फ्रेंड्स, जिन संज्ञा और सर्वनाम को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पजेसिव केस को समझने से पहले आप यहाँ ध्यान दें, आप देख पा रहे होंगे SP, इससे अभिप्राय है आई सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है और प्रोनाउन है। वी प्लूरल नंबर है और प्रोनाउन है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं और ये प्रोनाउन है। ही सिंगुलर है और प्रोनाउन है। सी सिंगुलर है और प्रोनाउन है। इट सिंगुलर है और प्रोनाउन है। दे प्लूरल है और प्रोनाउन है। यहाँ आप देखेंगे ये जो चार हैं ये सिंगुलर है लेकिन नाउन है, ये भी सिंगुलर है नाउन है, ये प्लूरल है नाउन है, और ये सिंगुलर है नाउन है। अर्थात यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नाम मिलेगा किसी का, किसी पुरुष का नाम, यहाँ किसी स्त्री का नाम, यहाँ कोई बहुवचन यानी प्लूरल, और कोई नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव। तो आप इनको समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, इसके बाद पजेसिव की बात आती है। पजेशन यानी पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, दो कॉलम बनाए गए हैं। ये मैंने वहाँ एडजेक्टिव इसीलिए लिखा है कि ये एक जो पूरा का पूरा कॉलम है यहाँ तक ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। अगर सब्जेक्ट आई आता है और वहाँ वो अपना अधिकार दिखाता है तो अधिकार के लिए हमें माई का प्रयोग करना होता है। वी आता है, वी अपना अधिकार दिखाता है तो अवर का प्रयोग करना होता है। अर्थात जो सब्जेक्टिव्स के सामने जो लिखे हुए हैं उन सभी का प्रयोग हम करते हैं। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, इनका प्रयोग सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, अधिकार को ये भी दिखाते हैं, ये शब्द भी दिखाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। सेंटेंस में आप इनको कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए बड़ी सिंपल ट्रिक है। ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनके बाद आपको जरूर कोई नाउन मिलेगी, किंतु जो पजेसिव प्रोनाउन होगा ये हमेशा अकेले लिखे जाते हैं, हमेशा इनका अकेला प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, मैं कुछ सेंटेंस बना के भी इनके प्रयोग को मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी केवल आप नोट करें और थोड़ा मौखिक जो बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करें। अब लास्ट वाला बचता है, ये है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। ये वास्तव में प्रोनाउन के प्रकार होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव होता है और एक एम्फेटिक होता है। सेम एक जैसे ही होते हैं, इसको आप तभी पहचान पाएंगे जब इसका प्रयोग आप वाक्यों में देखेंगे। जैसा ही वाक्यों में इसका प्रयोग होगा आप इनको बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। आइए फ्रेंड्स, इस चार्ट को समझने के बाद हम इनके यूजेज पर ध्यान देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इस चार्ट को आपने भली भांति नहीं समझा है तो आपको टेंस की कंसेप्ट, वॉइसेस की कंसेप्ट और नरेशन की कंसेप्ट क्लियर
नहीं हो सकती है। इसीलिए इस चार्ट को आप ध्यान से देखें, पॉज करें और नोट करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चार्ट को थोड़ा छोटा कर दिया है। जो नाउन्स लिखे थे उन्हें मैंने हटा दिया है। तो जब भी आप चार्ट लिखें उन्हें भी लिखें और अपने सामने रखें। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर ये चार्ट क्लियर नहीं है तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते अच्छी तरीके से, आपको दिक्कत होगी। जैसे मैं बताता हूँ 2 उदाहरणों के माध्यम से। देखिए, एक लिखा है वह अपना कार्य करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह यानी ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। यहां देखा आपने अपना, खुद का अपना कार्य कर सकता है, इसीलिए यहां पर हमने प्रयोग किया है हिज का। सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है अपना की अंग्रेजी। सेम ऐसा ही सेंटेंस मैंने नीचे लिया है, उन्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो अपनी है, अपनी की अंग्रेजी यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देयर, और यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, हिज। अर्थात मैं यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि इनकी अंग्रेजी क्या लगाई जाए। अगर आपको चार्ट क्लियर है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ये तो बहुत इजी सेंटेंसेस थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेंटेंसेस में बदलने के लिए जो इस चार्ट पे डिपेंड करती हैं। अगर ये फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। मैं इन सेंटेंसेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको कि मैं इन दोनों वाक्यों को के पैसिव वॉइस बनाना चाहता हूँ, यानी इन दोनों सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें इस चार्ट का ज्ञान नहीं है। अगर हम अच्छी तरीके से इस चार्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, और इवन वॉइस समझने में भी दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, वॉइस बदलने से पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि यहाँ पे आई जो है एक प्रोनाउन है और इसको सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया है, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस है। और देम, ये भी एक प्रोनाउन है, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है वॉइस, हालांकि मैं वॉइस का एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा वॉइस कैसे बदलते हैं, लेकिन सिंपल इसको समझ सकते हैं आप कि वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है और फिर सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, दे, तो ये यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, दे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव में इसकी लगेगी आर। टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, बाय, और यहाँ जो आई है ये सब्जेक्टिव केस है, यानी नॉमिनेटिव केस है। अब यहाँ पे पहुँच के ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। अब इस वाक्य को देखें, सी क्या है, यहाँ सब्जेक्टिव केस है, और ये क्या है, देम ऑब्जेक्टिव केस है। देम को सब्जेक्टिव केस की स्थान पर ले आएंगे तो देम का क्या हो जाएगा, दे। पास्ट का टेंस है, हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी वर बीइंग। अब्यूज का अब्यूज्ड बाय। सी नॉमिनेटिव केस है, वहां आपको ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, हर। तो देखा दोस्तों कि पैसिव वॉइस को समझने के लिए इस चार्ट की कितनी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आपने पहले देखा कि टेंस को और वॉइसेस को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमें इस चार्ट पर निर्भर रहना होता है। आइए देखते हैं
कि नरेशन को समझने के लिए भी हमें इस चार्ट की क्यों ज़रूरत होती है। आइए देखें, यहाँ सेंटेंस आप देखेंगे, सी सेड टू मी यू आर अ गुड टीचर। सी सेड टू मी यू आर अ गुड टीचर। आइए हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। तो सी सेड का होगा, सेड टू का क्या होगा, टोल्ड मी। दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, नरेशन को कैसे बनाते हैं ये अलग विषय है और अलग वीडियो में मैं बताऊंगा कि नरेशन, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदला जाता है और इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट नरेशन में कैसे बदला जाता है। तो मैं यहाँ पर केवल बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट है वो है ये चार्ट। तो शी टोल्ड मी दैट। फ्रेंड्स, यहाँ तक हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखें ध्यान से, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य के अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पहले आपको बताया गया है यानी यू, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। चूंकि यह यू सब्जेक्ट के स्थान पर है, ये क्या है, एक सब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव केस है, तो हमें यहाँ पर यू को बदलना है, लेकिन यू को मी के अनुसार बदलना है। किसके अनुसार बदलना है, मी के अनुसार। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि यहाँ ये जो स्थान है वो नॉमिनेटिव केस के लिए है। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, जैसे ही हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई। और पास्ट का ये है तो इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, वाज अ गुड टीचर। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि इस चार्ट की कितनी जरूरत। फ्रेंड्स देखिए, आइए दूसरे वाक्य को हम देखते हैं। दूसरा वाक्य, दे सेड टू मी, तो दे टोल्ड मी दैट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ हम आए, जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच पर आए तो हम देखते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और ये क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पर इससे संबंधित शब्द आना है वो भी नॉमिनेटिव केस में। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे यहाँ पर वाज। वाज के साथ देखिए यहाँ पर ये जो माई है, माई आप ध्यान दे पा रहे होंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर पॉजेसिव एडजेक्टिव ही आना है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो दे का पॉजेसिव हमें देखना है, तो दे का पॉजेसिव, दे का पॉजेसिव क्या है, देयर। तो माई के स्थान पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, देयर मेंटा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि नरेशन को भली प्रकार से सीखने के लिए हम इस चार्ट पे निर्भर नरेशन के बारे में भी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वाक्य में जब ये जो कॉलम है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक की तरह ये कैसे यूज होते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक है यू का, एम्फेटिक है यू का, इसमें योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों लगे। फ्रेंड्स, इसका रीज़न ये है कि यू को मैंने दोनों ही माना है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल भी। जब हम किसी सिंगल व्यक्ति के लिए यू का यूज़ करते हैं तो तब हमें योर सेल्फ यूज़ करना चाहिए, और जब हम यू को बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, प्लूरल में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इसका प्रयोग योर सेल्फ जो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये अंतर है, आप इसको प्लीज़ क्लियर कर लें। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक जो प्रोनाउन हैं इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे वाक्यों से हम। आइए वाक्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक को समझने के लिए आपको ये दोनों वाक्य देखने होंगे। इन वाक्यों की तरफ आप ध्यान से देखें। पहला वाक्य, वह स्वयं अपना कार्य करती है। वह अपना कार्य स्वयं करती है। देखें दोनों वाक्यों का डिफरेंस।
स्वयं शब्द यहाँ आया, यहाँ पर स्वयं शब्द यहाँ आया, यही अंतर है। हो जाएगा सी हर सेल्फ डज हर वर्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है सी फोर्सफुली, मैंने कहा वह स्वयं अपना कार्य करती है, स्वयं फोर्सफुली कहा, सी हर सेल्फ डज हर वर्क। इस वाक्य को बनाएंगे सी डज हर वर्क हर सेल्फ। जैसे वाक्य लिखे थे, एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना। जब वाक्य पर हम जोर देते हैं, जोर देकर कोई बात बताते हैं, तो जो प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्सिव, वो एम्फेटिक बन जाता है। और जब हम जोर नहीं देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाता है। फ्रेंड्स, आप पहचानेंगे कैसे? ट्रिक यही है कि वाक्य अगर लिखा है इस प्रकार से और ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको आप एम्फेटिक प्रोनाउन मानेंगे, और इस तरीके से अगर मिल रहा है तो आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानेंगे। प्रोनाउन है फ्रेंड्स, आई थिंक अब आपकी ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गई होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। आइए फ्रेंड्स, इससे आगे हम थोड़ा ये क्लैरिफिकेशन और कर दें कि एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। फ्रेंड्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, दोनों में वास्तव में क्या अंतर है, इन दो वाक्यों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। आप देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। यह मकान, पहला वाक्य है, इसका सब्जेक्ट है यह मकान, मतलब दिस हाउस इज माइन। मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उनका अकेले आते हैं। इनके बाद अगर कोई नाउन नहीं आता है, संज्ञा नहीं आती है, तो हमें उस जगह पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से ये वाक्य बनेगा। इस वाक्य को देखिए, यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है, यहाँ पे सब्जेक्ट है यह, यानी दिस इज माई हाउस। सेम भाव है दोनों वाक्यों का, एक ही भाव है, एक ही चीज़ है। इनके स्ट्रक्चर को देखिए, दोनों में अंतर मिलेगा आपको। यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर मेरा के लिए मैंने माई शब्द का प्रयोग किया, यहाँ मेरा के लिए मैंने माइन शब्द का प्रयोग किया। हमारा जो उद्देश्य है ये समझाने का है। दोनों में ही मेरा, मेरा, यहाँ पर ये मेरा और यहाँ पर ये मेरा, ये दोनों ही एक एडजेक्टिव है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। आपको मैंने बताया, इसे पहचानने की बड़ी सिंपल ट्रिक है। सिंपल ट्रिक ये है कि अगर यहाँ पर ये जो मिल रहा है मेरा, पॉजिटिव जो कुछ भी मिल रहा है, उसके बाद अगर कोई नाउन मिल रही है तो उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव मानेंगे, और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव प्रोनाउन मानेंगे। अब देखें यहाँ पर ये जो सभी वर्ड्स लिखे हैं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, और इनके बाद किसी न किसी नाउन का मिलना आवश्यक है। और यहाँ पर जो लिखे हैं ये पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं, और इनके बाद किसी नाउन का मिलना आवश्यक नहीं है, ये अकेले ही प्रयोग होते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चार्ट को आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। बहुत ही उपयोगी चार्ट है। फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़रूरत हो तो कमेंट करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्लीज़ सब तक ज़रूर भेजें, ज़रूरतमंद छात्रों तक भेजें, इसलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।